हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट क्लास है ये थर्मोडायनेमिक्स की और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक पार्ट है उससे पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे। तो एक तरह से बोल सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, क्या होती है गैस, किस तरह से इसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्या होता है प्रेशर, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा भाई, मतलब क्या है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग एक तरह से स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, तो उस गैस की हमें कलेक्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, कि उस गैस का क्या प्रेशर, हम लोग यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक एक पार्टिकल को नहीं देखेंगे कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है ना। यहाँ पर जो भी हम लोग चीजें करेंगे वो कलेक्टिव करेंगे, मतलब हम लोग पूरी गैस के लिए करेंगे। एक कंटेनर में जो गैस है तो उस पूरे कंटेनर की गैस के लिए नहीं करेंगे, ना कि अगर हम प्रेशर निकालना है तो मान लो एक पार्टिकल के लिए नहीं करेंगे या एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे पूरे कलेक्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जो भी हम लोग चीजें करेंगे वो कलेक्टिव सिस्टम्स के लिए होंगी। ये चीज हमें अपने माइंड में रखनी है। और क्या क्या चीजें करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या है कि हम लोग इसमें दो तरह की गैसेस सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग करेंगे दैट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है? एक तरह से आइडियल गैस वो गैस होती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है, जो कि एक्चुअल में नहीं होती। अब इसके अजम्पशंस क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ अजम्पशंस है, उसके बेसिस पे हम गैस को और अच्छे से समझेंगे कि आइडियल गैस क्या है। आइडियल गैस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक आइडियल केस है जो कि कभी नहीं होता है। आइडियल केसेस जानते हो कभी नहीं होते हैं। तो क्या क्या इसमें अजम्पशंस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहली चीज होती है ये है कि आइडियल गैस जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब सुनना कितनी अलग तरीके की बात है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरते हैं, मतलब उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। अब खुद सोचो कि क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कोई भी वॉल्यूम ना घेरे। आप कितना भी छोटे से छोटा पार्टिकल ले लो, वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरता है, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होता है। लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए बेसिक अजम्पशन यही है कि वो बिल्कुल भी जगह नहीं घेरते हैं, उनका कुछ भी वॉल्यूम नहीं होता, दे हैव नो वॉल्यूम। तो आप इस तरह से लिखोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अजम्पशंस क्या होते हैं? पहला अजम्पशन, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, नो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि इनमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, मतलब ये आपस में एक दूसरे पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं। मतलब क्या है, आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिल्कुल बेसिक सा ग्रेविटी का नियम है, ग्रेविटी का समझ लो, बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ है कि कोई भी दो मास पार्टिकल्स होंगे, कोई भी दो मास पार्टिकल्स होंगे कहीं पर भी होंगे, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब लाइक चार्जेस हो गए, ठीक है, तो वो अपने साथ में जो G m1m2/r² जो कि ग्रेविटी वाला, मतलब वो जो होता है ना G m1m2 जो यूनिवर्सल हमारा फोर्स होता है, उसके साथ में वो हमारा कूलम्बिक रिपल्शन या अट्रैक्शन भी लगा लेते हैं, है ना। जैसे बेसिक फोर्स क्या है, दो मासेस के बीच में क्या लगता है, F = G m1m2/r²। ये कोई भी दो मास पार्टिकल नहीं भाई, चार्ज हो अन्यथा ना हो, ये फोर्स तो लगता ही लगता है। साथ में एडिशनली फोर्सेस और लगने लगते हैं, लाइक अगर चार्ज हल्का फुल्का आ गया तो K(Q1Q2)/r², है ना, ये फोर्स लगने लगता है। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये बेसिक असम्पशन आइडियल गैस के लिए क्या बोलता है कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, दे हैव नो फोर्सेस बिटवीन देम। यानी पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, अपना इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, ठीक है, देयर इज नो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक फोर्स लिख दिया। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स,
बात क्लियर है? मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो उन्होंने ऐसी चीज बोल दी जहां से लगने लगता है हाँ यार ये कुछ आइडियल चीज ही है, मतलब ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता है कि इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। दूसरी चीज क्या बोली कि उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता। अच्छा, वास्तविकता में तो कोई भी मास पार्टिकल होगा उसके बीच में तो फोर्स होगा ही होगा, ये तो बात हमें पता है, लेकिन इसके हिसाब से क्या है कि फोर्स नहीं होगा, इसके हिसाब से फोर्स नहीं होगा। अच्छा भाई, ओके भाई, ये बेसिक बेसिक assumption होते हैं, है ना, कि उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है और बेसिकली वो कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एक जो अजम्पशंस होते हैं हमारे दिमाग में एक आइडियल गैस के लिए, कुछ भावनाएं जो होती हैं, कुछ जो चीजें होती हैं वो व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या होता है इसमें, देखो सुन मेरी बात, हमने ये देखा कि अच्छा कोई भी इसमें वॉल्यूम नहीं है और कुछ भी इसमें फोर्स नहीं लगता, ठीक। अगली चीज क्या है कि पहली बात तो ये बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, और दूसरी बात ये जो भी स्फीयर्स शेप में होते हैं, किसमें होते हैं, इनका जो शेप होता है, इनका जो शेप होता है वो स्फीयर होता है ना, ये बोला जाता है ऐसा, वो स्फीयर होता है, और वो जो स्फीयर होता है वो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होता है। वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या है, अगर दो जो पार्टिकल्स है जब वो आपस में टकराएंगे, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो वहां पर जो कोलिजन होगा दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और उनके बीच का जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी उनके बीच का जो टाइम होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। बात है क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? अच्छा, एक बात और, मतलब वैसे बात क्या है, ये जनरल बात है कि वो बिल्कुल रैंडम मूव करते हैं, मतलब जो उनका मोशन होता है दैट इज बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल रैंडम, ठीक है। मोशन इज कंप्लीटली रैंडम, मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। बेसिक बेसिक चीजें तो यही है, बेसिक बेसिक चीजें यही हैं कि क्या होते हैं उसके assumption, कोई भी वॉल्यूम नहीं गिरते, ठीक है, उनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता या वो कोई भी जगह नहीं गिरते। दूसरा, वो एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगाते, कोई भी ग्रेविटी वगैरह भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, उनका शेप जो होता है वो स्फीयर होता है, और जो स्फीयर्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं। उनके कोलिजन्स के बीच में बिल्कुल जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम होता है, ठीक है। जो मोशन होता है वो कंप्लीटली रैंडम होता है। यही बेसिक बेसिक से assumptions है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिफाइन करते हैं, हमें बताते हैं कि एक्चुअल में आइडियल गैस क्या होती है, इसकी बेसिक जो नींव है उसको समझाते हैं ये assumptions। क्या बातें क्लियर है? अच्छा, अब हमने जब assumptions समझ लिए हैं तो हमें समझना होगा कि अच्छा हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है इसको भी हमें समझना है कि क्या होता है वास्तविकता में। देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन बनती है वो बनती है कुछ इस तरह से, सीधे मैं बता देता हूं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। अब पहली बात तो ये क्या है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आप सोच रहे होगे क्या इसका कुछ प्रूफ होता है? आइडियल गैस इक्वेशन अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, वास्तविकता में ये इक्वेशन कहाँ से आती है? आपने बेसिक क्लासेस में कुछ चीज सीखी होंगी लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आवागाड्रोस लॉ, चीज सीखी। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ क्या था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीखा है? अच्छा, चलो मैं भी आपको बताता हूँ, अगर नहीं भी सीखा है तो कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बॉयल्स ने लॉ दिया था कि कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो वहाँ प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, लोगों का बोलना क्या होता है, देखना ध्यान से, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। पी और वी तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम है। आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर है। तो गौर से मेरी बात को सुनना कि अगर मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये इधर की सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, और हमें क्या लगता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो हम इसको डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बात क्लियर है? लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि जो गैस इक्वेशन निकाली गई है ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए? लाइक बॉयल्स ने ये जो लॉ दिया कि कोई भी, उन्होंने चेक किया कि अच्छा कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक लॉ निकला। साथ में मान लो चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ क्या था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो
ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेट मी चेक, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एवोगाड्रोस लॉ है ना, वही मुझे लग रहा था कि कुछ उल्टा बोल गया मैं शायद, है ना। एवोगाड्रोस लॉ, चलो देखो, ठीक है, ये एवोगाड्रोस लॉ होता है। अच्छा ओके, अब सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनना, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला। अच्छा ओके, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ ये होते हैं। अच्छा ओके, आप आ जाओ इधर जरा सा। यहाँ देखा हमने कि अच्छा एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है। ये बेसिक बेसिक लॉज हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पहला लॉ क्या है? ये बॉयल्स लॉ होता है। आप सोच रहे हो कि मैंने डायरेक्टली बता दिया। आपको अगर बेसिक आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये लॉज होते हैं। लॉज का कोई प्रूफ नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। बॉयल्स ने बताया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिक बेसिक प्रेशर क्या है? बेसिक क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है? बेसिक क्वांटिटी है किसी चीज की, है ना। तो ये बहुत बेसिक में मैं नहीं जा रहा हूं इसी वजह से कि मतलब प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बॉयल्स ने बताया, दिस इज लॉ, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ क्या है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर चार्ल्स लॉ क्या बता रहा है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, बेसिक थॉट्स जो होते हैं, कभी भी हमें आइडियल गैस इक्वेशन को देख करके क्या आते हैं कि अच्छा हमसे बोला गया था, बॉयल्स लॉ में बोला गया था कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मैंने दिखाया। अच्छा, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोल रहा है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, मान लो ये कांस्टेंट जैसे हमने किया तो ये कांस्टेंट होगा भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, ठीक है। एनआर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया तो हमें दिख गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तीसरा लॉ क्या है? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट किया, एनआर पहले से कांस्टेंट था, हमें दिख गया पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। हमें लॉस दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि ये जो लॉज होते हैं यहां से गैस इक्वेशन बनती है। आप लोग क्या समझते हैं, मतलब जनरली लोगों को क्या बताया जाता है कि देखो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखो ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर कांस्टेंट करो, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, दैट मींस पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन वास्तविकता में गैस इक्वेशन जो होती है वो इन तीनों लॉस को मिला करके बनाई जाती है। मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V is directly proportional to T at constant pressure and P is directly proportional to T at constant volume। इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा P V is equal to some constant into T। इन तीनों को आप मिलाओ भाई, V इधर आएगा, है ना, जैसे आप इसे कर लो, P V is equal to constant हो गया यहाँ पर, है ना, V is equal to constant into T हो गया, P is equal to constant into T होगा। तो आप ध्यान से देखो तो PV इधर रहेगा, कांस्टेंट और T उधर रहेगा, तो आपको दिख रहा होगा PV is equal to constant into T। और ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज गैस कांस्टेंट। फॉर द n नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पे n का मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, तब वहां से बनती है हमारे पास गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ना कि गैस इक्वेशन से ये सारे लॉज प्रूफ होते हैं। दीज आर लॉज, भाई मेरा समझो इस बात को कि ये लॉज है, लॉज कभी प्रूव नहीं किए जाते हैं। लॉज एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें निकलते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए उनके बेसिस पे निकला है कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे निकलता है। कभी भी लॉज का ये नहीं होता है कि लॉज यहाँ से प्रूव होते हैं। ये चीज जो निकली है, ये जो इक्वेशन निकली है, कहां से निकली है? इन लॉज की हेल्प से निकली है। दिस इज कॉल्ड द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बात समझ आई है? क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, कहां से ये बनती है, इसका बेसिक्स क्या है और क्या होते हैं ये लॉज। मैंने इन लॉज को, आइडियल गैस इक्वेशन को साथ में इसी वजह से समझाने की कोशिश करी कि एक्चुअल में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कहां से ये निकलता है, ठीक है। मतलब वास्तविकता में करते क्या हम लोग, जो भी एक्सपेरिमेंट जैसे किए जाते हैं, तो मान लो हमने कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें गैस भरी, पिस्टन ऊपर से लगाया, ठीक है, और फिर उसमें हम मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, हम उसमें थर्मोमीटर लगा देते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर जो कांस्टेंट रखना है, फिर हम धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो हमारा बढ़ेगा या घटेगा। मतलब उसी हिसाब से हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे लॉज बन रहे हैं, ठीक है। तो बॉयल्स ये लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, चार्ल्स, तो ये लॉज बताते हैं कि वास्तविकता में
क्या उस गैस का नेचर है, और उस गैस के नेचर के बेसिस पे उसकी इक्वेशन बना दी हमने, जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। कि उस पर्टिकुलर स्टेट को, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को दिखाने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। कि यहाँ तक बेसिक बेसिक बातें क्लियर है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। अब बिल्कुल बेसिक्स जो थे वो मैंने बताने की कोशिश करी। अब हम लोग बढ़ेंगे किसी भी गैस का, मान लो अब गैस हमारे पास है, हमें उसका इक्वेशन पता है कि उसका नेचर क्या होता है। अब हम देखेंगे, अच्छा हमें नेचर पता, तो हम देखेंगे कि वो प्रेशर कितना लगा रही है गैस की, जो कंटेनर है उसके वॉल्स पे कितना हमारा वो प्रेशर लगा रही है। ठीक है, इसको उतारो। तो आई होप यहाँ तक की जो बेसिक बातें थी वो समझ आ गई होगी। अब हम लोग अगली बात करते हैं कि मान लो एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें आइडियल गैस हमने एक भरती। अब वो जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस गैस के कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि, लेकिन हम लोग प्रेशर के टर्म्स में बातें करते हैं तो इस वजह से प्रेशर निकालने की बात कर रहे हैं ना, हेडिंग में प्रेशर डालेंगे, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पे हम लोग टेक्निकल टर्म यूज नहीं करते, हम लोग प्रेशर वॉल्यूम इनके टर्म्स में बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, कहां पे एग्जर्ट कर रहा है, जो कि कंटेनर की वॉल्स पे एग्जर्ट कर रहा है, एक्सर्टेड। या ठीक है, सिंपल इतना ही समझ लो, आगे तो खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द कंटेनर। ठीक है, या द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अच्छा ओके, मान लो हमारे पास एक ही कंटेनर है। ठीक है, और सिंपल इसमें इस तरह से आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक, अच्छा ओके, 3D में है ये, 1D में या 2D में नहीं है। ओके, अब हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर जो वेलोसिटीज वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। मान लो कि अभी Vx है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, Vy है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई इधर मान लो, Vy है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और Vz है हमारे पास जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। ठीक है, ओके ठीक। तो जब भी हम प्रेशर लिखेंगे, प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है। यहाँ पे तो मतलब इनफाइनाइट तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो हम इंडिविजुअली सबके लिए तो नहीं कर सकते कि यार इसके लिए भी हम निकालें उसके लिए भी निकालें। तो हम क्या करेंगे कि एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि नेट प्रेशर इज इक्वल टू एफ एवरेज, एफ एवरेज, और इसकी लेंथ मान लो, लेंथ सब कुछ एल है। ठीक है, सारी चीजें एल है। ठीक है, तो एफ एवरेज अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या, एरिया। ठीक है, एरिया। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया। जिस भी वॉल पे, मान लो ये वॉल है तो इसका एरिया क्या है और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर। अच्छा ओके, ठीक है। एक बेसिक लॉ हम लोग जानते हैं कि एफ को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, क्या हम एफ को लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 सेकेंड। एफ क्या होता है, डीपी बाई डी टी। ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए क्या हो गया, डेल्टा पी, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो डेल्टा पी बन गया। ठीक, अच्छा, तो मोमेंटम अब अच्छा हमें कैलकुलेट करना। देखो तो हम लोग क्या देख रहे हो, सीरीज कितनी है, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना, तो प्रेशर के लिए हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की, फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करी जाए अगर, तो मान लो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम भाई, जाने का और आने का टोटल मोमेंटम कितना हो गया, ये माइनस ये, चेंज इन मोमेंटम यही तो हुआ। लेकिन ये खुद माइनस में है तो टोटल क्या हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस, खुद ये माइनस में हो गया भाई, जब लौट के आएगा तो माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस समझो। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, mvx माइनस माइनस mvx। समझ आ रहा है, क्योंकि अब जो लौटते हुए मोमेंटम होगा माइनस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया 2mvx। ठीक, कितना मोमेंटम हमें पता है। अच्छा, और टोटल टाइम कितना लगा होगा भाई, अगर वेलोसिटी vx है तो ये जाने में टाइम लगता है भाई। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, सही है, उल्टा बोलेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, हाँ ठीक है। तो टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, L बाई वी जाने का और L बाई वी आने का, तो टोटल कितना हो गया 2L बाई वी एक्स, 2L बाई वी एक्स। ये टोटल टाइम है, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है। हमें निकालना मोमेंटम कितना टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 सेकंड। मैं इधर वाला साफ कर देता हूं, ये चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम फॉर 1 सेकंड, ठीक है। कितना आएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा पी फॉर 1 सेकंड। कितना आ गया, ध्यान से देखो, टोटल इतने टाइम में इतना था, तो टोटल 1 सेकंड के लिए क्या आ जाएगा 2mvx डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम से डिवाइड करो तो 1 सेकंड के लिए निकल आएगा 2L बाई वी एक्स, क्या आ गया यहाँ से mvx स्क्वायर बाई एल, mvx स्क्वायर बाई एल। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। डेल्टा पी फॉर 1 सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखो वैसे जो कंटेनर जो है वो किस तरह का है, इस तरह का तो मैंने बताया, ठीक है, 3D में है, मैंने बताया 3D में, तो इस तरह का है, इस तरह का, ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। इस तरह का कंटेनर है, मान लो ये पार्टिकल था, ठीक है, किसी एक पार्टिकल पे हमने फोकस किया, तो अगर ये पार्टिकल है तो ध्यान से देखो, तो उसकी इधर डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी होगी वीएक्स, इधर मान लो वीवाई, ठीक है, और ऊपर मान लो वीजेड। तो हम लोग जो प्रेशर निकाल रहे हैं किसी एक वॉल पे मान लो निकाल रहे हैं, मान लो इस वॉल पे निकाल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर वॉल के लिए हमने एक पार्टिकल का देखा कि इस पर्टिकुलर वॉल पे एक पार्टिकल जो चेंज इन मोमेंटम है फॉर 1 सेकंड वो इतना आ रहा है, मतलब उसके लिए हम प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इस वॉल पे केवल एक पार्टिकल टकराएगा, नहीं, उस डायरेक्शन में आने वाले सारे पार्टिकल, यानी एक्स डायरेक्शन में आने वाले सारे पार्टिकल्स इस वॉल पे टकराएंगे, ठीक है। यानी यहां पर हम क्या करेंगे कि उसके लिए टोटल जो निकलेगा चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम उस पर्टिकुलर वॉल के लिए क्या आ जाएगा डेल्टा पी, या इसको आप सिर्फ 1 मान लिख लो इस तरह से, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए, ठीक है, डेल्टा पी फॉर 1 सेकेंड, तो ये टोटल है, ये टोटल है, ठीक है, क्या आ जाएगा m बाई एल वी एक्स 1 स्क्वायर प्लस वी एक्स 2 स्क्वायर प्लस वी एक्स 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा भाई ठीक है, ये बात हो गई। यानी सारी जो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उन सबको जोड़ देते, इसको ऐसे लिख दो, क्या करेंगे m बाई एल समेशन ऑफ वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी उस डायरेक्शन वाली सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दो, ठीक है, या वी एक्स आई भी कर सकते हो, इस तरह से वी एक्स आई भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो ध्यान से, एक बात समझो ध्यान से, क्या कि मैंने एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये मैंने पहले लिख दी थी, इसी वजह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या करना है हमें यहाँ पर, मान लिया हम एक अजम्पशन मानेंगे कि तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है वो सेम है, यानी माना हमने वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर, लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/3 m बाई एल इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर, समेशन ऑफ वी स्क्वायर, करेक्ट है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर। अच्छा ये आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो प्रेशर किस तरह से लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया फॉर 1 सेकेंड, है ना, तो क्या आ जाएगा अपॉन एल स्क्वायर इसमें कर देंगे, तो 1/3 m बाई एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर, ठीक, करेक्ट है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे आप n का मल्टीप्लाई कराओ और n का डिवाइड कराओ, ठीक है, n का मल्टीप्लाई कराया
और n का डिवाइड कराया। एल स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम, है ना, एल स्क्वायर सॉरी एल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो ये हो गया mn बाई वॉल्यूम, यानी क्या है, ये टोटल मास भाई, एन एम है एक पार्टिकल का मास, एन टोटल पार्टिकल्स का मास हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो एम बाई वी सॉरी हाँ टोटल एम बाई वी क्या हो गया हमारे पास, डेंसिटी। तो आ गया 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं वी आर एम एस। अभी इसको आगे समझेंगे इस तरह से, वी आर एम एस का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर। क्यों, वी आर एम एस जो होता है, इसको हम लोग अभी अभी कंफ्यूजन होना, वी आर एम एस जो होता है वो होता है अंडर रूट समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे चल के प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज होता ना। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई एन आइडियल गैस ऑन द कंटेनर ऑफ अ वॉल। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वॉल पे इतना प्रेशर एक आइडियल गैस एक्सर्ट करती है। क्या हमने किया, हमने सबसे पहले फोर्स पता किया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स को हम लोग मोमेंटम में चेंज कर दिया, और मोमेंटम को हम मैकेनिकली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, जाने का मोमेंटम, आने का मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल टाइम कितना लगा, डिवाइड करा दिया, एक पार्टिकल का मोमेंटम आ गया। फिर हमने क्या किया, एक पार्टिकल के मोमेंटम के लिए हमने सारे पार्टिकल्स को जोड़ दिया, टोटल मोमेंटम आ गया। फिर हमने क्या किया, उसमें से एल स्क्वायर को डिवाइड करा दिया, अब मिल गया हमको आंसर। क्या बात क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, अभी धीरे धीरे हम लोग करके सारे तरीके देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो। तो हमने देखा कि प्रेशर एक्सर्टेड जो फॉर्मूला आया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा, रो को हम लोग क्या लिखा था, 1/3 एम, छोटा m इंटू कैपिटल N था, तो ये टोटल मास है, तो उसको हमने लिख दिया m टोटल अपॉन वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा, 1/3 v, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 v इंटू 1/2 इंटू m टोटल इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m वी आर एम एस का स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 2/3 v इंटू काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं कि पीवी जो होता है, पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह में यूज करते हैं, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं जनरली, तो पीवी को लिख सकते हैं हम लोग एनआरटी। तो एनआरटी इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी। बात क्लियर है, ये होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक्चुअल में यही इंटरनल एनर्जी भी होती है, क्योंकि जनरली बाकी एनर्जीज को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, और हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के बराबर, हालांकि वो भी आगे सीखेंगे। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 एनआरटी। इसको हम लोग कहाँ से आप लोग अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, इसको हम लोग कितनी बेहतरीन तरीके से आगे रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी के अजम्पशंस क्या होते हैं, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, कहाँ से वो निकल करके आता है। फिर हमने देखा कि प्रेशर एक्सर्टेड कितना होता है किसी भी एक आइडियल गैस द्वारा किसी कंटेनर की वॉल पे। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी निकाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अब लेट मी चेक टाइम है या नहीं, उसके बेसिस पे फिर हम लोग इसको वाच करते हैं। ठीक है, तो टाइम आज का कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब मैं सोचता हूँ कि आधे घंटे की क्लास हो, तो जिसमें कि आपको भी ज़्यादा ये ना हो कि बहुत लंबी क्लास हो गई है, बहुत छोटी क्लास, तो आधा घंटा मेरे ख्याल से इनफ होता है। ठीक है, तो अब आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम लोग मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, क्या होता है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, उसके बेसिस पे किस तरह से हम लोग जो वेलोसिटीज़ हैं डिफरेंट काइंड की वेलोसिटीज़ को ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ का नेचर क्या होता है, किस तरह से वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। तो आई होप ये कोर्स की शुरुआत है, और अगर आप अभी से मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो किसी भी तरह कोई भी कोर्स हो, यही नहीं कोई भी कोर्स हो, आपको समस्याएं नहीं आएंगी, और धीरे धीरे सारी चीज़ें जो होंगी क्लियर होती रहेंगी आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि बात समझ आई, और अगर कोई बात दिक्कत कर रही है तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के बता सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियरली समझा सकूँ। ठीक है, अब इसके जो नोट्स होंगे अभी नहीं, जो अगली 2 क्लासेस हैं उनमें आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अगली 2 क्लासेस के बाद। ठीक,
तो फिलहाल तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर चैनल अच्छा लगा है तो जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन घंटी जो भी होता है यार कर लो जा करके, क्या ही मतलब आपका एक हिट करने में जा रहा है, तहस नहस कर दो उसको एकदम से, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।